बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे सब्सटेंटिव लॉ की। उसमें हम रहन या गिरवी की बात कर रहे थे। आज बात करेंगे गिरवी की इकसाम पर, यानी काइंड्स ऑफ लीन्स। सबसे पहले जो गिरवी की किस्म है वो है बाकब्जा गिरवी। गिरवी की सूरत में गिरवीदार को गिरवी शुदा चीज़ का कब्जा मिल जाता है और वो गिरवी शुदा चीज़ को उस वक्त तक अपने कब्जे में रखने का हकदार है जब तक चीज़ का मालिक अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे या गिरवीदार का मुतालबा पूरा ना करे। मसलन एक दर्जी उस वक्त तक सिले हुए कपड़े अपने पास रखने का मजाज है जब तक कपड़ों का मालिक दर्जी को सिलाई का मुआवजा ना अदा करे। अब बात करते हैं कर्की का हक। कर्जहा अपना कर्ज वसूल करने के लिए चीज़ को कर्ज करने का भी हक रखता है। तीसरी बात, गिरवी शुदा चीज़ को फरोख्त करने का इख्तियार। अगर कर्जदार कर्जहा का कर्ज अदा करने से कासिर है तो कर्जहा को यह हक हासिल है कि वो गिरवी शुदा चीज़ को फरोख्त करके अपना कर्ज वसूल कर ले। अब बात करते हैं जब्ती का इख्तियार। अगर कर्जदार कर्जहा को कर्ज वापस ना करे तो कर्जहा गिरवी शुदा चीज़ को जब्त करने का भी इख्तियार और हक रखता है। पांचवी बात है वसूली अज फंड। जब कर्जहा किसी मखसूस फंड में से अपना कर्ज वसूल करने का इस्तेकाक रखता हो तो वो उस फंड में से अपना कर्ज वसूल कर सकता है। हसूल जायदाद के 4 तरीके हैं। सबसे पहले पोजेशन, उसके बाद प्रेस्क्रिप्शन, उसके बाद एग्रीमेंट और इनहेरिटेंस। यानी सबसे पहले है पोजेशन यानी कब्जा। किसी चीज़ पर किसी शख्स का कब्जा बिल अमूम उसकी मलकियत को जाहिर करता है। अगर कोई शख्स किसी चीज़ का कब्जा हासिल कर ले तो उस चीज़ का मालिक तस्वर किया जाता है, बशर्ते कि इस चीज़ का कोई और मालिक मौजूद ना हो। अगर चीज़ का असल मालिक मंजर आम पर आ जाए तो कब्जा हासिल करने वाला शख्स सिर्फ काबज़ वसूल होगा, उसे मालिक करार नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं हक़ क़दामत की। सालमन के मुताबिक हक़ क़दामत एक ऐसा हक़ है जो एक ख़ास मुद्दत गुजरने के बाद पैदा होता है या फिर ख़त्म हो जाता है। मसलन अगर अलिफ मुसलसल 20 साल से अपने हमसाये की ज़मीन से गुजरता रहे तो उससे अपने हमसाये की ज़मीन पर से गुजरने का हक़ आसाइश हासिल हो जाता है। पाकिस्तान में ये कानून हक़ आसाइश ईज़मेंट एक्ट की बुनियाद पर हासिल होता है। इसी तरह किसी जायदाद पर काफ़ी अरसे तक काबज़ रहना काबज़ को हक़ मलकियत अता करता है, इसलिए क़दामत हक़ की बुनियाद पर हक़ मलकियत पैदा या ख़त्म हो जाता है। हक़ क़दामत का असूल इसलिए वज़ा किया गया ताकि लोग अपना हक़ हासिल करने के सिलसिले में सोए ना रहें, क्योंकि कानून होशियार यानी विजिलेंट शख्स की मदद करता है और गाफिल और लापरवाह शख्स की मदद नहीं करता। जब तक कोई शख्स इंसाफ के लिए और अपनी दादरसी के लिए अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाएगा तब तक अदालत उसको इंसाफ मुहैया नहीं कर सकेगी, और ऐसा उसी सूरत में होगा जब मज़लूम शख्स गफलत और लापरवाही ना करे। इस असूल का इर्तिका जो है वो 3 वजूहात की बिना पर होता है। नंबर 1, यह असूल आम तौर पर और अक्सर हालतों में सच होता है और कारोबार दुनिया में इससे शाज़ो नादर ही इख्तलाफ होता है। वक्त गुजरने के साथ बातों का साबित करना मुश्किल हो जाता है और इस तरह से किसी ख़ास मुद्दत के गुजर जाने का तयन मुतासरा हुकूक के बारे में किसी ख़ास बात को कतई तौर पर करार देना इंसाफ के तकाज़े बेहतर तौर पर पूरे कर सकता है। नंबर 3, लोगों को अपने हकूक़ के बारे में सोए रहने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए और ना ही कानून को लापरवाह लोगों की मदद करनी चाहिए। अब बात करते हैं एग्रीमेंट यानी इकरारनामा जात की। इकरारनामा 2 फ़रीक़ों के दरमियान एक मुआहदा है जिसके ज़रिए फ़रीक़ैन के हकूक़ को फ़राइज़ मुतय्यन हो जाते हैं। इकरारनामे 2 किस्म के होते हैं, एक रस्मी इकरारनामा और दूसरे गैर रस्मी इकरारनामे। रस्मी इकरारनामे यानी फॉर्मल एग्रीमेंट्स। रस्मी इकरारनामे वो इकरारनामे होते हैं जिनके लिहाज से किसी ज़ाब्ते पर अमल करना या कोई रस्मी कार्रवाई करना ज़रूरी है, जैसे हिबा, गिफ्ट करने के लिए मुखोबा यानी गिफ्टेड चीज़ पर कब्ज़ा देना ज़रूरी है। अब इनफॉर्मल एग्रीमेंट को देखें अगर, यानी जो गैर रस्मी इकरारनामे हैं, तो गैर रस्मी इकरारनामे वो इकरारनामे हैं जिन पर किसी ज़ाब्ते पर अमल करने या रस्मी कार्रवाई यानी फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं होती। अब बात करते हैं विरासत यानी इनहेरिटेंस की। किसी शख्स की वफ़ात पर उसकी जायदाद उसके वारसान या जानशीन को मुंतकिल हो जाती है, क्योंकि मतवफ़ी की जायदाद काबिल फ़रासत होती है, लेकिन मतवफ़ी के ज़ाती हकूक़ उसकी मौत के साथ ही ख़त्म हो जाते हैं। बाज़ इस्तनाई सूरतों में मालकाना हकूक़ भी काबिल विरासत नहीं होते। मसला अगर कोई शख्स मुश्तरका जायदाद छोड़कर मरे तो दीगर हिस्सेदारान जायदाद के हकदार होंगे, वारसान को कुछ नहीं मिलेगा।
जो शख्स मतवफ़ी की जायदाद पाता है वो उसका नुमाइंदा होता है और वह मतवफ़ी की लायबिलिटी भी पूरी करने का पाबंद है। उसे चाहिए कि वो सबसे पहले मतवफ़ी के कर्जाजात अदा करे, उसके बाद वारसान को उनके हिस्से अदा करे। मतवफ़ी की जायदाद से इस्तिफ़ादा करने वाले दो किस्म के अशख़ास होते हैं। सबसे पहले वो जो वसीयत से वरासत बने हों, मसलन जिनको मरने वाले ने अपनी वसीयत में नामज़द किया हो, और दूसरे वो जो जायदाद के हकीकी वारिस हों। मतवफ़ी की जायदाद के तसर्रुफ़ के बारे में किसी वसीयत की गैर मौजूदगी में कानून उसे उसके रिश्तेदारों को देता है। रिश्ते की कुर्बत के एतबार से कोई भी रिश्तेदार ना बाकी हो तो जायदाद रियासत के कब्ज़े में चली जाती है। अब देखते हैं कि 3 शराइत के तहत कानून मतवफ़ी की जायदाद को तकसीम करने का इंतज़ाम करता है, जैसे कि लिमिटेशन ऑफ टाइम है, वक्त का तयन है। पाकिस्तान में कानून इंतकाल जायदाद 1882 के तहत जायदाद की तकसीम के लिए एक मुद्दत यानी पीरियड ऑफ लिमिटेशन मुकर्रर की गई है। उसके बाद है मिकदार का तयन यानी लिमिटेशन ऑफ अमाउंट। इस्लामी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अपनी पूरी जायदाद उसको निस्बत वसीयत नहीं कर सकता, क्योंकि उस तरह मतवफ़ी के वारसान और रिश्तेदार जो हैं उसकी जायदाद से महरूम हो जाते हैं। इस्लामी कानून के मुताबिक कोई शख्स अपनी जायदाद के 1/3 हिस्से से ज़्यादा की वसीयत करने का मजाज नहीं। इस कानून का मंशा ये है कि कोई वारिस अपने हिस्से से महरूम ना रहे। अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ पर्पस की, यानी मकसद का तयन। कोई शख्स अपनी जायदाद की निस्बत ये वसीयत नहीं कर सकता कि उसकी जायदाद को किसी भी मुसर्रफ ने नहीं लाया जाएगा या इससे कोई भी इस्तिफादा नहीं किया जाएगा। लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन यानी कानून में जो जिम्मेदारी है वो ये है कि कानूनी जिम्मेदारी में सिर्फ उन फ़राइज़ की अदायगी ज़रूरी है जो ज़ाती हकूक़ की निस्बत हों। कानूनी जिम्मेदारी के तहत एक शख्स दूसरे शख्स के हकूक़ का एहतराम करने का पाबंद है, क्योंकि एक शख्स का हक़ दूसरे शख्स के लिए फ़र्ज़ बन जाता है। जैसे एक कर्ज़दार अपने कर्ज़वा को कर्ज़ा वापस करने का पाबंद है। कर्ज़ के ज़मन में कर्ज़ की वसूली कर्ज़वा का हक़ है और कर्ज़ की वापसी कर्ज़दार का हक़ है। सोलिडरी ऑब्लिगेशन देखें तो आम जिम्मेदारी की सूरत में एक कर्ज़दार और एक कर्ज़ख्वाह है। ऐसी जिम्मेदारी को सादा जिम्मेदारी कहा जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात कर्ज़ख्वाह ने 2 कर्ज़दारों से कर्ज़ वसूल करना होता है। इन दोनों कर्ज़दारों में से हर एक कर्ज़दार मुकम्मल तौर पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का पाबंद है या पूरी रकम अदा करने का पाबंद होता है, क्योंकि ये दोनों कर्ज़दारों की मजमूई जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी की ऐसी सूरत को मजमूई जिम्मेदारी कहा जाता है, लेकिन अगर उनकी जिम्मेदारी का बिलखसूस तयन कर दिया जाए तो हर एक कर्ज़दार अपने अपने हिस्से की हद तक जिम्मेदार है। इस तरह है इनफरादी जिम्मेदारी, मुश्तरका जिम्मेदारी या फिर मुश्तरका और इनफरादी जिम्मेदारी। इनफरादी जिम्मेदारी की शक्ल में कर्ज़दार इनफरादी तौर पर कर्ज़ख्वाह को कर्ज़ अदा करने का पाबंद है, और मुश्तरका की सूरत में कर्ज़ एक ही होता है लेकिन कर्ज़दार 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। ऐसी सूरत में अगर एक कर्ज़दार तमाम कर्ज़ अदा कर दे तो तमाम कर्ज़दार अपनी ज़िम्मेदारी से सबकदोश हो जाते हैं। और मुश्तरका और इनफरादी ज़िम्मेदारी की एक ऐसी शक्ल भी है कि जिसमें कुछ ज़िम्मेदारी मुश्तरका होती है और कुछ इनफरादी। मसलन अगर कुछ अशख़ास मुश्तरका तौर पर ख़यानत मुजरिमाना का इर्तिकाब करें तो तमाम अशख़ास मुश्तरका तौर पर भी और फ़र्दन भी उसके ज़िम्मेदार होंगे। अब सोर्स ऑफ ऑब्लिगेशन क्या है? सबसे पहले मुहदती ज़राए हैं, उसके बाद फ़ेल बेजा है यानी टॉट है, और उसके बाद नी मुहदती ज़राए हैं यानी कॉन्ट्रैक्चुअल सोर्सेज हैं, टॉट है और कुज़ाई कॉन्ट्रैक्चुअल सोर्सेज हैं, और उसके बाद हैं गुमनाम ज़राए। मुहदती ज़राए जो हैं, मुआहदे के फ़रीक़ैन पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। मुआहदा करने के बाद दोनों फ़रीक़ मुआहदा की शर्त पर अमल करने के पाबंद होते हैं। और टाट में अगर कोई शख्स फ़ेल बेजा का इर्तिकाब करे तो उसके खिलाफ हर्जाना यानी डैमेज का दावा दायर किया जा सकता है। इसी तरह नीम मुआहदती ज़राए यानी कुज़ाई कॉन्ट्रैक्चुअल सोर्सेज जो हैं उनमें ज़राए की शक्ल में मुतासरा फ़रीक़ की कानून की बुनियाद पर नहीं बल्कि निस्बत की बुनियाद पर मदद करके उसके नुकसान की तलाफ़ी की जाती है, क्योंकि नीम मुआहदात को कानूनी तौर पर नाफिज नहीं किया जा सकता। मसलन अगर अलिफ बे से धोखाधड़ी से रकम हथिया लेता है और बे अलिफ के खिलाफ रकम की वसूली के लिए कोई दावा दायर नहीं कर सकता, क्योंकि अलिफ ने यह रकम मुआहदे की बुनियाद पर हासिल नहीं की। अब आ जाते हैं गुमनाम ज़राए। इससे पहले हमने 3 जिम्मेदारियों का जिक्र किया है, मुआहदाती ज़राए, फ़ेल बेजा या फिर नीम मुआहदाती, और इससे भी मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदारों की वजाहत नहीं होती।
کیونکہ ان کی درجہ بندی کسی قانون اصول پر مبنی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں ایک اور آخری قسم کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا جس کو گمنام ذرائع کا نام دیا گیا ہے۔ اس نوع کی ذمہ داریوں میں متوفی کی وہ ذمہ داری شامل ہے، اس لیے ایسے متفرق ذمہ داریوں کو گمنام ذرائع یا ذمہ داری کہا جاتا ہے۔ لا آف اسٹیچوٹس جو ہیں ان کی دو حیثیت ہیں، ایک خانگی قانونی حیثیت ہے ڈومیسٹک اسٹیچوٹس آف لا ہے، اور دوسرا لا آف ایکسٹرا ڈومیسٹک اسٹیٹس ہے۔ خانگی میں قانون جو ہے اس کی حیثیت خاندانی تعلقات کو خوش اسلوبی سے قائم رکھنے کے لیے وضع کیے جاتے ہیں، اور ان قوانین میں شادی بیاہ اور ولدیت کے قوانین شامل ہیں، جبکہ غیر خانگی قانون جو ہیں ان کی حیثیت اس میں تمام ذاتی قسم کے قوانین شامل ہیں۔ ان قوانین کا تعلق خاندان سے نہیں ہوتا بلکہ ان کا تعلق بیرونی دنیا سے ہوتا ہے۔ ان میں جائیداد کی نسبت، حقوق اور فرائض شامل ہیں۔ یہ تھا سبسٹینٹیو لا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔